बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 एनर्जेटिक्स की ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट चैप्टर आपको आज की एक्सप्लेनेशन हम देंगे। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। सबसे पहले एग्जाम में आ जाता है। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि हीट एनर्जी जो है वो आउटसाइड जा रही है। ठीक है, हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? आउटसाइड, फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग जा रही है, आउटसाइड जा रही है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और थर्म का मतलब है हीट। हीट जो है इनसाइड आके एब्जॉर्ब हो रही है और ज़ाहिर है कहाँ से आएगी? फ्रॉम द सराउंडिंग। तो चलें जी आगे देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। हीट एनर्जी क्या होगी? रिलीज्ड होगी। अब जाहिर है हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग जो है हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि जो हीट एनर्जी ट्रैवल कर रही है फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज़ हो रही है वो कहाँ से रिलीज़ हो रही है? फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। और सिस्टम से मुराद क्या होती है कि वो कंटेनर है या जो भी आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो वेसल है, वो आपका सिस्टम है। और सिस्टम से हीट कहाँ जा रही है? फ्रॉम द सराउंडिंग। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाते हैं एंडो के डिफरेंस में, तो वो कहता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड। हीट एनर्जी क्या होगी? सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब्ड होगी। और एब्जॉर्ब होगी के लिए हमें पता होना चाहिए कि हीट ट्रैवल करिए फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। सराउंडिंग से जो है हीट जो है एब्जॉर्ब होती है सिस्टम के अंदर। अच्छा, अभी मैंने आपको रिएक्शन दिखाया था, ये वाला रिएक्शन है कि हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। और आप देख सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है, चेंज इन अ हीट, या जो है वो कहलाता, वो जो है पॉजिटिव होता है, यानी कि जो चेंज इन अ हीट को जो मेजरमेंट होती है उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो चेंज आता है हीट एनर्जी का, उसको नेगेटिव साइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, अब ये जो लाइन लिखी है कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज़ हायर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट है, यानी कि जो हीट एनर्जी, जो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो हायर होती है और प्रोडक्ट की लेस होती है। इसको अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमने फोर्थ इसका पॉइंट लिखा है। और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है ज़ाहिर है इसकी एनर्जी लो है, इसको हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जो रिएक्टेंट लो एनर्जी रखेगा और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। ये जो फोर्थ पॉइंट है इसको फिर हम जो है ग्राफ से भी समझते हैं, और वो ग्राफ जो है एनर्जी प्रोफाइल का एग्जाम में भी आता है। तो आपने आपकी किताब में 3-4 जो है एग्जाम्पल्स रिएक्शन के लिखे होंगे, तो वो आपने 3-4 एग्जाम्पल रिएक्शन के याद कर लेने हैं। और जाहिर है कि हीट एनर्जी एनर्जी की फॉर्म में हीट, तो इसका जो यूनिट है वो है किलो जूल्स। तो बहुत आसान सा डिफरेंस है। और फोर्थ पॉइंट को हम यहाँ डिस्कस करें कि ड्रॉ लेबल्ड रिएक्शन पाथवे डायग्राम फॉर एन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेबल्ड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनानी है आपने एक्सो और एंडोथर्मिक की। और पार्ट 4 जो अभी हम कर रहे थे उसमें हम देख लेते हैं। ये एग्जाम में आ जाती है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा किस में है, एक्सो में कि एंडो में। तो अब यहाँ देखें कि ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये है पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे और रिएक्शन इन अ प्रोग्रेस ये जो है एक्स एक्सिस पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें पता है कि हीट एनर्जी रिलीज होती है। और फोर्थ पॉइंट में भी हमने ये भी पढ़ा कि जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? लेस, क्योंकि हीट एनर्जी का लॉस होता है। एक्सोथर्मिक है क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, हीट एनर्जी का लॉस होता है फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। तो सिस्टम के अंदर जो रिएक्टेंट था उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जब भी ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा है। और ये देखें आप, रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम है। ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है ना, तो रिएक्टेंट ऊपर रखा हुआ है क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट में हीट एनर्जी का लॉस हुआ है, हीट एनर्जी रिलीज्ड हुई है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो रट्टा मारने वाली बात भी नहीं है, बात समझने वाली है, बहुत ही आसान सी। इसके बाद आप जब डायग्राम बनाते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो आपने ये जो है ना ये कर्व बनाना है ऐसे और ये नीचे आ जाएगा। अब ये सवाल उठता है कि ये कर्व है क्या? ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? क्योंकि ये आपके आगे टॉपिक में आ रहा है तो इसको फिर हम जो है दोबारा जो है आपको एक्टिवेशन एनर्जी का बता देंगे। लेकिन आपने जो एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनाना है उसके लिए देख लें कि ये रिएक्टेंट
कि जो एनर्जी है वो हाई है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, लेस है। क्योंकि आपको पता है कि रिएक्टेंट जो है एक्सोथर्मिक के अंदर हीट एनर्जी को रिलीज़ करता है, इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी लेस होगी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, थोड़ा सा अभी बता देती हूँ, थोड़ा सा अभी आपको आज ही हमने जो एक्सप्लेनेशन उसके अंदर ये ऐड है। तो आप ये देखें कि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ है। बेसिकली ये एक हिल होता है जिसमें रिएक्टेंट देखें, यहाँ पे अगर दो रिएक्टेंट मैंने ले लिया, ए और बी मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे उसमें इतनी एनर्जी एनफ होनी चाहिए कि वो इस हिल को जो है ना पास कर जाए, ठीक है। अब उसमें एनर्जी होगी तो वो इतनी चढ़ाई के ऊपर, हिल के ऊपर आ सकेगी। और एक्टिवेशन वो एनर्जी है कि जो यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर दे, प्रोडक्ट के अंदर ले आए। तो बस आप ये अभी फ़िलहाल ये समझें, फिर मैं आगे इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी लेस है, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी का लॉस होता है। जबकि इधर आ जाएँ तो एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है ना। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी लो होती है, और जबकि यहाँ पे एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी हाई रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ देखें कि यहाँ दो चीज़ें हैं। यहाँ रिएक्टेंट से एक चीज़ तो ये है कि ये रिएक्टेंट से लेकर ऊपर तक जो एनर्जी है दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ अ एनर्जी इन विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। वो कम से कम एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में लगेगी वो एक्टिवेशन एनर्जी है। इसको ब्लू से हमने शो किया है, यानी रिएक्टेंट में इतनी एनर्जी होनी चाहिए या तो ग्रेटर हो एक्टिवेशन एनर्जी से या फिर इक्वल हो, तब वो इस हिल को पार करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि एनर्जी रिलीज़ जिसे डेल एच कहते हैं, एनर्जी रिलीज़ को क्या हम कहते हैं बच्चों, डेल एच। अब मैं आपको ये लिख के भी दिखा देती हूँ, ठीक हो गया। आप जब एग्ज़ाम में ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आप लिखेंगे और साथ में लेबल करेंगे, तो एनर्जी रिलीज़, क्योंकि एक्सोथर्मी में एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये आप एनर्जी रिलीज़ को आप डेल एच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेल एच जो भी हमने पढ़ा था, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, तो इसको आप डेल एच करके भी लिख सकते हैं अगर आपको एनर्जी रिलीज़ ना लिखना हो तो। ये डेल एच है। अब ये डेल एच कैसे बनता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है इट इज़, क्योंकि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो एनर्जी का रिलीज़ हुआ है वो डेल एच है, यानी दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है हीट का वो डेल एच है। और ये फाइंड अभी हम करते हैं, ये कैसे मालूम करते हैं। यहाँ पे भी आ जाए तो एनर्जी, क्योंकि आपको पता है एब्जॉर्ब हुई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एंडोथर्मिक में भी एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। तो इसको भी डेल एच से रिप्रेजेंट करेंगे कि कितना एनर्जी का चेंज आया, एंथैल्पी ऑफ द हीट या फिर चेंज इन अ हीट, ठीक है। इसको डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी हम जाते हैं और समझते हैं कि जी हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को फर्दर फिर हम इसको आपको दोबारा आगे समझाते हैं कि है क्या। तो बस इतनी सी बात अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज़ रिलीज्ड। हीट एनर्जी उसमें क्या होती है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी का रिलीज़ होता है, ठीक हो गया। और एंडोथर्मिक में एनर्जी का जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, एक्सोथर्मिक के अंदर हमने बात की कि एक्सोथर्मिक के अंदर जो है हमने बात की कि ये जो एनर्जी रिलीज़ है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक आपने ड्रॉ करना है, वो जो कि डेल एच होता है, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा बता दिया है, फिर आगे चलते हैं तो फिर फर्दर आपको एक्टिवेशन एनर्जी का भी बताएंगे। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग प्रोसेस एज एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसको। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर में क्या होगा, ज़ाहिर है पानी को फ्रीज़ होना है। पानी को फ्रीज़ का मतलब क्या है, यानी आप कहाँ आ रहे हैं, लिक्विड स्टेट से आप जा रहे हैं सॉलिड के अंदर, ठीक है। अब आपको रट्टा मारने वाली बात नहीं है, लिक्विड से आप जा रहे हैं सॉलिड स्टेट में। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं करीब करीब। तो लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए आपका जो है एनर्जी का रिलीज होगा, तब वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन ऑफ मीथेन, जाहिर है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब आप बर्न करेंगे, ठीक है, और कंबशन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सही है। अब जब आप मीथेन का मतलब, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और जब आप मीथेन वही गैस है जो कि हमारे स्टोव के अंदर आती है, और जब आप उस मीथेन गैस को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन का मतलब है कि सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाना गैस के अंदर, तो उसमें हीट एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह H2O जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, बेसिकली H2O क्या है, जो है, अच्छा ये गैस से आ रहा है लिक्विड के अंदर, यानी अगेन गैस के मॉलिक्यूल्स को करीब करीब लाना है थोड़ा सा, ताकि वो लिक्विड बन जाए। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल
जो है करीब होते हैं गैस के मुकाबले में। तो ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, और जब भी डीकम्पोजिशन का लफ्ज़ आए इसका मतलब ये है कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। डीकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होगा ना तो वो क्या होगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। लाइमस्टोन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मार्बल को। चलते हैं आगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से मुराद है हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यानी कि रिएक्शन के अंदर जो हीट इन्वॉल्व हो जाती है। और आप सब जानते हैं कि रिएक्शन कोई भी अगर होता है तो उसमें हीट इन्वॉल्व होती है, या तो हीट एनर्जी रिलीज होती है या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेसिकली मेजरमेंट है कि कितनी हीट एनर्जी, कितनी अमाउंट हीट एनर्जी की रिलीज हुई और एब्जॉर्ब हुई ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों बात समझ में आई। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब है हीट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के दौरान कितनी हीट एनर्जी, कितनी का मतलब है हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज़ रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में आ जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने जो है ये ना पढ़ लेनी है, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। अभी हमने देखा था एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से, एंडो को रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव साइन से। और ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज़ मेजर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस। और यानी एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन है, यानी किसी भी रिएक्शन, ये जो दो रिएक्शन आ रहे हैं इन रिएक्शन को मेजर किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन भी आपके सामने दिया हुआ है, और 1 एटमॉस्फेयर हो तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी का चेंज होता है। ये गैप है, इसको फिल कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ नोटेड बाय डेल एच, चलो इसको मैं बाद में कर लूँगी, रिएक्शंस याद कर लेंगे, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हमारा न्यूमेरिकल। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ साथ एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट भी बताती जाती हूँ, सीधी सी बात है कि एग्ज़ाम में क्या आता है। तो 3 नंबर का ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है और फुल नंबर होते हैं, कोई इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि जी मैम बता दें कि इंपॉर्टेंट क्या है एग्ज़ाम में, तो मैं यही कहती हूँ अभी जब आप जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना समझाया था, वो जो है आपके एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल कह लें या कुछ भी कह लें वो आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये वाले न्यूमेरिकल लाजमी आते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि आपको डेल एच फाइंड आउट करना है। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, ये रहा डेल एच से, ठीक है। ये डेटा आपको दिया हुआ है। बॉन्ड एनर्जी जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान है, फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान है, एचएफ के दरमियान है, और इनकी बॉन्ड एनर्जी भी दी हुई है, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए 436 जो है किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड थी। इसके अलावा फ्लोरीन फ्लोरीन के लिए उसने दिया हुआ है कि बॉन्ड एनर्जी ये है, एचएफ के लिए बॉन्ड एनर्जी ये दिया हुआ है। तो देयर इज़ अ फॉर्मूला टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज़ डेल एच। डेल एच में क्या होता है, सम ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हम सब जानते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब है रिएक्टेंट जाहिर है ब्रेक डाउन होंगे, डिसोसिएट होंगे। डिसोसिएट का मतलब है बॉन्ड का ब्रेक होना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट का मतलब है रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और जब ब्रेक होंगे तो एनर्जी जो है इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी जब ज़ाहिर है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पे आ जाएं तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि फॉर्मेशन, बॉन्ड बनने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी, फॉर्म होने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी। तो वो सब एनर्जी ऊपर लिखी हुई है, एनर्जी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय किलो जूल पर मोल। अब फॉर्मूला था कि सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सम करना है, ये किसको करना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रहा रिएक्टेंट 436 155, इनको क्या करना है, सम करना है, और फिर माइनस करा देना है बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये जाहिर है 567 ये प्रोडक्ट की है। सबसे पहले आपने ये फार्मूला याद कर लिया। जब फार्मूला याद कर लिया तो पहला स्टेप ये होता है कि यू हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा जी, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आगे एरो थोड़ा सा नीचे हो गया। चले जी, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मतलब है जब कंबाइन होता है तो H2 गैस बनता है, तो मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया है। फ्लोरीन फ्लोरीन गैस कंबाइन होगी तो F2 होता है, सबको पता है। अच्छा, इसके बाद जाहिर है कि बॉन्ड डिसोसिएट होंगे, रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे। जब ब्रेक डाउन होंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा जो कि HF है। और बैलेंस करने के लिए आपने देखा कि हाइड्रोजन के नीचे भी 2 है मॉलिक्यूल, फ्लोरीन के भी, तो बैलेंस करने के लिए मैंने प्रोडक्ट में आगे 2 लगाया। बैलेंस करना ज़रूरी है वरना योर आंसर विल बी रॉन्ग। बैलेंस करा और सबको गैशियस स्टेट में लिखना है। सबको किस स्टेट में लिखना है, गैशियस स्टेट में। पहला काम आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देखें साथ साथ बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सेकेंड स्टेप all the reactants and products are written as in a gaseous state. अब आपने all you have to do is to apply the formula and substitute the values. Bond energy of HH, इसने HH लिखा हुआ है,
आपने जो है ना H2 भी लिख सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी ये BE का मतलब है बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन H2 कितना दिया हुआ, ये फर्स्ट वाला HH का है 436। बॉन्ड एनर्जी ऑफ FF ये सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले का नंबर है 155। दोनों को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे किससे, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो हमारा था HF कितना दिया हुआ था 567। 567 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 कहाँ से आए, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो कोफिशेंट है, ये कोफिशेंट है, नज़र आ रहा है, ये कोफिशेंट 2, ये आगे लिख देंगे। तो इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर आंसर रॉन्ग आएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो ये 2 है ये आगे आ गया। अब ऑल यू हैव टू डू इज़ टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ये दी आ गया, रिएक्टेंट के जो डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी उनको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट करा दिया, 2 को मल्टीप्लाई किया, 567 से 1134 आ गया। हम सब जानते हैं इंटीजर्स 1134 के आगे माइनस साइन है तो साइन माइनस की आएगी, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर होता है साइन उसकी आती है, और एक ये ज़ाहिर है 591 प्लस है, तो एक माइनस एक प्लस हो तो करते भी माइनस ही है और साइन बड़े की आती है। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। यूनिट ज़रूर लिखेंगे, किलो जूल पर मोल लाजमी आता है सवाल, ये मैंने आपको बता दिया है। आ जाते हैं भाई नेक्स्ट वाले पे, सेम है, कोई इशू नहीं है इतना। आपको जो है न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 6 आपके शॉर्ट क्वेश्चन से लिया हुआ है। फार्मूला वही है, देख लें आप। अब मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ, शॉर्टकट में बात करती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और मैंने पूरा चैप्टर इसके अंदर दिया हुआ है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH Cl यानी HH क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन गैस, बॉन्ड एनर्जी जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है, और सबकी वैल्यूज़ दिए हुए। फार्मूला हमें पता चल गया, सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटता है और प्रोडक्ट में नया बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगी, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें सामने दिया हुआ है सब कुछ, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। H और H कंबाइन किए तो ज़ाहिर H2 हो गया, क्लोरीन था, फिर प्रोडक्ट बना HCl, बैलेंस किया, ज़ाहिर हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन डायटोमिक है और गैस है, तो ये 2 आगे लग जाएगा। और हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एंथैल्पी का मतलब है हीट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कितनी हीट एनर्जी का चेंज आया। डेल H आ गया हमारे पास, फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप ये था कि यू हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सेकंड स्टेप के तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को गैस की फॉर्म में लिखना है। फिर फार्मूला अप्लाई करते हुए बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH की जगह आप H2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये मैंने आपकी बुक से ही कॉपी कर दिया लेकिन बता रही हूँ आपको। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl की जगह बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 लिखें डायरेक्ट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ कोफिशिएंट 2 आया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ये रिएक्टेंट की वैल्यू थी 436 + 243 और ये हमने यहाँ रखी और सब्ट्रैक्ट करा दिया है, क्योंकि फार्मूले में आपको पता है ये रहा सामने फार्मूला, माइनस की साइन आई और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 432 को, तो हमारी वैल्यूज़ आ गई। यूनिट लिखना ज़रूरी है, किलो जूल पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब जी आ जाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है इसका मैंने देखें आपको नोट भी बना के दे दिया है, और जितना हो सके इसको गौर से समझेंगे, समझ लेंगे तो कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द रिएक्टिंग पार्टिकल्स मस्ट हैव, यानी कि जो पार्टिकल्स रिएक्ट करने जा रहे हैं उसमें कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टिंग पार्टिकल्स की कि वो कोलाइड करें और नया प्रोडक्ट जो है बना सकें। ठीक हो गया। तो वो कम से कम एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में लगे और उसके अंदर जो है कोलिजन इतनी हो कि वो नया प्रोडक्ट भी बना सके, वो कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैं आपको पहले तो एग्जांपल से आपको मैं इस तरह आपको फिगर से ज़रा बताऊं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको। अब बच्चों ये आपके पास पहले मैंने फिगर ले आई और फिर मैं आपको पूरा नोट दिखाती हूँ, ये नोट आपने अच्छा से याद कर लेना है। अफेक्टिव कोलिजन, अच्छा जब भी एक्टिवेशन एनर्जी, अब पहली बात तो ये समझें कि अगर तो केमिकल रिएक्शन होगा तो 2 चीज़ें होती हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन या हो रहा है, और जब हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन होने का मतलब है, अगर मैं आपको यहाँ हेडिंग दूँ कि केमिकल रिएक्शन अगर हैपन हो रहा है, अगर केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। इसको समझें, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। या तो या तो केमिकल रिएक्शन होता है या फिर नहीं होता है। ये आ गया केमिकल रिएक्शन, ठीक हो गया।
ये रिएक्शन का शॉर्ट है RXN, सही है। ये हो गया केमिकल रिएक्शन। या तो बच्चों केमिकल रिएक्शन होता है या फिर केमिकल रिएक्शन विल नॉट अकर। नो केमिकल रिएक्शन, मैं शॉर्ट लिख देती हूँ, नो केमिकल रिएक्शन। ठीक हो गया। राइटिंग थोड़ी अजीब सी जा रही है, सॉरी फॉर दैट। नो केमिकल रिएक्शन, ठीक हो गया। पहले तो ये बात समझें, फिर हम इस नोट को याद करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। या तो केमिकल रिएक्शन बच्चों होता है या फिर केमिकल रिएक्शन अकर नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए दो चीज़ें लाजमी हैं, एक तो अफेक्टिव कोलिजन, दूसरा करेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है। अब अफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, ज़रा इधर देखें फिगर। ए मॉलिक्यूल थे। अब ए को समझने के लिए आप समझ लें कि ये जैसे हमने अभी एंथैल्पी ऑफ हीट हमने न्यूमेरिकल किए। लेट्स सपोज ये H और H है, तो ये क्या बना H2 है ना। ए इन्होंने फिगर में लिखा है, आप लिख लें कि भाई ये आप सपोज कर लें कि हाइड्रोजन गैस है। बी का मतलब है Cl है। ठीक हो गया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बी दो बार क्यों लिखा है। ये दो बार इसलिए लिखा है कि, और इसको कलेक्टिवली हम देखें तो ये बन जाता है बच्चों Cl2। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया Cl2। लेकिन आपकी फिगर जनरल बनी हुई है तो मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ए मॉलिक्यूल था यानी, और बी मॉलिक्यूल था। रिएक्टेंट किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ, यानी कि, और ये देख सकते हैं ये दो एरो आपके सामने आ रहे हैं। इसका मतलब ये दो एरो ये शो कर रहे हैं कि ये अब जा रहे हैं कोलाइड करने। दे हैव एनफ काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी अभी ज़्यादा है। ये जो है इनके ये ए और बी मॉलिक्यूल के अंदर जो है ना बच्चों काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इज़ अ एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी ये दोनों जो रिएक्टेंट है अब ये मोशन में है, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब ये एक दूसरे से क्या हुआ है, कोलाइड हुए। जब कोलाइड हुए तो ये देखें, ये आपको कोलिजन दिखा रहा है। कोलाइड हुए तो अभी अनस्टेबल इसलिए लिखा है कि अभी कुछ नया बॉन्ड बना नहीं। अब आप देखें ये ट्रांजिशन स्टेट है, अनस्टेबल सी स्टेट है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब ये ब्रेक डाउन हुआ तो ये देख सकते हैं यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो गया। ये देखें, यहाँ से अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएट करूँ तो ये ए बी बन गया और ये ए बी बन गया। तो आप मुझे ये बताएं कि ये क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट चीज़ें फॉर्म हुई हैं, है ना भाई। ये ए था, ये बी था, अब ये फॉर्म हुआ है ए बी और ए बी, यानी कि अ न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म। रिएक्टेंट को देखें और प्रोडक्ट को देखें तो आप ये देख रहे हैं कि रिएक्टेंट जो है, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखता है ना। तो बस फिर आप ये देखें कि यहाँ पे फिर हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है ना अकर हुआ है। यानी आसान ज़बान में, व्हेन द ए मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द बी मॉलिक्यूल्स दे हैव एनफ काइनेटिक एनर्जी, इनकी इतनी एनफ काइनेटिक एनर्जी थी कि ये जो है एक दूसरे से टकराए और न्यू प्रोडक्ट बना। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। और अगर यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ, अगर तो रिएक्टेंट के अंदर जो है इतनी एनफ एनर्जी ना हो तो फिर क्या होगा, अगर वो कोलाइड करेंगे तो अगर आप देखें ये कि ए और बी की एक तो पोजीशन चेक करें, दो चीज़ें चेक करें। एक तो पोजीशन चेक करें, जब आपने पोजीशन चेक कर ली तो इनके अंदर इतनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुई। काइनेटिक एनर्जी तो थी, एक दूसरे के आगे बढ़े भी, लेकिन इनके अंदर इतनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुई। और ये देखें, ये एक ट्रांजिशन स्टेट, अनस्टेबल स्टेट आया, और जाहिर है इनकी ओरिएंटेशन इतनी करेक्ट नहीं थी। ए और बी कैसे जुड़ेंगे, ऐसे ही जुड़ेंगे जैसे यहाँ जुड़े हुए। और जब फिर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये देखें ए और बी, तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ऑलमोस्ट सेम है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं हुआ है, रिएक्टेंट भी सेम है और प्रोडक्ट भी सेम है। इसका मतलब नो केमिकल रिएक्शन अकर। तो आसान ज़बान में केमिकल रिएक्शन कब होता है कि जब रिएक्टेंट्स के अंदर एनफ काइनेटिक एनर्जी हो, इतनी एनर्जी हो कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, जिसे हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, और कोलाइड करें और न्यू प्रोडक्ट भी बना लें। और उसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। और केमिकल रिएक्शन कब होता है कि जब हम कहते हैं कि रिएक्टेंट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक हो गया। और इसके बरक्स अगर हम देखें कि रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि रिएक्शन कब नहीं होता, कि जब रिएक्टेंट के अंदर एनफ काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, रिएक्टेंट के अंदर एनफ काइनेटिक एनर्जी नहीं थी और प्रोडक्ट भी नया नहीं फॉर्म हुआ। साथ में करेक्ट ओरिएंटेशन, करेक्ट पोजीशन का होना भी लाजमी सी बात है। अब हम अपने नोट्स के पास वापस आते हैं ताकि आपको जो लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड समझा दिया जाए।
अब आ जाते हैं यहाँ पे, आपको बता दिया मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द रिएक्टिंग पार्टिकल मस्ट हैव। रिएक्टिंग पार्टिकल्स के अंदर वो कम से कम एनर्जी तो होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली कोलाइड कर सके और प्रोडक्ट बना सके। तो कोलिजन दो तरीके से थी, अभी मैंने आपको दिखा भी दिया, सबसे पहले इफेक्टिव और फिर इनइफेक्टिव। कोलिजन थ्योरी भी क्या कहती है ये भी हम देख लेते हैं। कोलिजन थ्योरी, जी कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर, अभी हमने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन कब होगा, तो कोलिजन थ्योरी की हेडिंग आप लगाएंगे और लिखेंगे कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर पार्टिकल मस्ट कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी। इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि, और एनर्जी भी होनी चाहिए सफिशिएंट एनर्जी, और साथ में करेक्ट ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। सही है। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि दे मस्ट कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी एंड दैट इज़ करेक्ट ओरिएंटेशन। अच्छा, अगर तो हाई एनर्जी कोलिजन हो गई, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, रिएक्टेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा ही हो गई, यानी एनफ से भी ज़्यादा हो गई, तो इफ़ अ पार्टिकल्स कोलाइड टू मच एनर्जी विद टू मच एनर्जी, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तो क्या होगा? दे मे बाउंस अ पार्ट और डिस्ट्रॉय द ओरिएंटेशन नीडेड फॉर बॉन्डिंग। समझ में आ गई आपको? वो बाउंस बैक हो जाएंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे करेक्ट ओरिएंटेशन को। तो यानी कि इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि बस यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए कि वो फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल आपकी एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है रिएक्टेंट की, वो इतनी होनी चाहिए। अब इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, जो कि आगे बता भी रहे, इफेक्टिव कोलिजन क्या है? द कोलाइडिंग पार्टिकल्स, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं, हैव इक्वल एनर्जी और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इक्वल एनर्जी हो, यानी जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स यानी रिएक्टेंट की भी अपनी जो है इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतनी हो कि या तो वो इक्वल हो या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी हो। दूसरी चीज़ फिर वही बात, करेक्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए, सो दैट द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड अ न्यू बॉन्ड फॉर्म, जिसे हम कह रहे थे कि केमिकल रिएक्शन कब होता है कि जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो और नई चीज़, नया प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन वही होता है कि जिसके अंदर प्रोडक्ट नया बने। करेक्ट ओरिएंटेशन से क्या मुराद है कि इवन इफ़ द पार्टिकल्स हैव एनर्जी दे मस्ट हिट ईच अदर इन द करेक्ट वे, यानी कि एक दूसरे से करेक्ट वे में हिट करें। ठीक है, अब यहाँ आ जाता है करेक्ट ओरिएंटेशन प्लस एनफ एनर्जी रिएक्शन अकर्स। और इनइफेक्टिव कोलिजन क्या होगा? ऐसा कोलिजन है कि जिसके अंदर एनफ एनर्जी नहीं होगी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल और ग्रेटर एनर्जी नहीं होगी, बल्कि लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और करेक्ट ओरिएंटेशन भी नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बच्चों फिगर में समझाया था। और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि कोई प्रोडक्ट नया नहीं बनेगा। आ जाते हैं जी कैटलिस्ट के ऊपर। कैटलिस्ट में देख सकते हैं कि कैटलिसिस आर द सब्सटेंसेस, हम सब जानते हैं कि बायो के अंदर इसको एंजाइम्स कहते हैं, और कैटलिस्ट कहते हैं हमें इसको केमिस्ट्री के अंदर। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता, और बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन इसको क्या हम जो है ना वापस रिकवर भी कर लेते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता। ठीक हो गया। बिकॉज द कैटलिस्ट डिक्रीजेज द हाइट ऑफ द एनर्जी बैरियर इट्स प्रेजेंट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। चलें जी, इसको तो समझाते हैं। यहाँ पे भी मैंने दो हेडिंग लगाई हैं आगे की स्लाइड में, तो देख लेते हैं। अब यहाँ रिएक्टेंट और नीचे प्रोडक्ट है, तो ज़रा मुझे बताएं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने शो किया कि एंडो? सोचें। यस, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट हैज़ अ मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा। तो ये मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो किया है। अब अगर हम कोई भी रिएक्शन हो रहा है, देखें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, अगर तो मैंने कैटलिस्ट यूज़ कर लिया है, देखें अगर मैं यहाँ लिखूँ कि मैंने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया इस रिएक्टेंट में, ये जो डार्क ब्लैक कलर की लाइन है ये विद कैटलिस्ट है। ठीक है, यहाँ मैंने यूज़ कर लिया है कैटलिस्ट, यहाँ मैंने यूज़ किया है कैटलिस्ट, जो डार्क ब्लैक कलर की लाइन है बोल्ड सी ना, ये मैंने कैटलिस्ट यूज़ किया है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मैंने कैटलिस्ट डाल दिया, तो हमने अभी बात की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाए, तो रिएक्टेंट फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो आप खुद तो ऑब्ज़र्व करें, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये जो कम से कम एनर्जी, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये हमारी क्या लगी? बहुत ही कम, यानी कि कम एनर्जी लगी और फ़ौरन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी कैटलिस्ट यूज़ होगा, लोअर जो है आपकी जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। दो फ़र्क आ जाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा।
अब ये जो है विदाउट कैटलिस्ट है, ये वाला जो है ये एक विदाउट कैटलिस्ट है, ये जो लाइट सा ब्लैक सा है ये विदाउट कैटलिस्ट है। तो रिएक्टेंट को एनर्जी लगानी पड़ी, फिर वो एक्टिवेट हुआ और फिर आराम से प्रोडक्ट बना विदाउट कैटलिस्ट। तो इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, स्लो हुआ। विदाउट कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम स्लो। विदाउट कैटलिस्ट मैंने अभी आपको बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी देख रहे हैं आप कितनी ऊंचाई पे रखी हुई है। तो विदाउट कैटलिस्ट अगर हम रिएक्शन को करते हैं तो इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब इसका मैं आपको अगली स्लाइड में आपको नोट कैसे बनाने हैं, ये आपने ग्राफ भी पेपर में दिखाना है और फिर हेडिंग लिखनी है रिएक्शन विद कैटलिस्ट, रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। हो रिएक्शन विद कैटलिस्ट में आपने लिखा है इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। आपने इंक्रीज नहीं लिखना है तो लिख दीजिएगा रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्ट। एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाएगी। मोर पार्टिकल्स कैन कोलाइड इफेक्टिवली, जाहिर है पार्टिकल्स ज़्यादा इफेक्टिवली कोलाइड कर पाएंगे। रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स स्लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और हायर एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है। इस तरह अपने आप नोट्स बना लेंगे। आ जाते हैं जी डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपने बचपन में 7th क्लास में भी पढ़ा है, इसको रिपीट कर लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रेस्पिरेशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन का होना लाजमी है। एनाएरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होगी उसको कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने आपको बता दिया कि एरोबिक के अंदर मोर एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू एनाएरोबिक। एनाएरोबिक में लेस एनर्जी होती है। अब रिएक्शन से भी समझ लेते हैं। ग्लूकोज, हम जो कार्बोहाइड्रेटेड फूड है या पौधा है जो ग्लूकोज उसका खाना है, अगर वो हम भी हमारे अंदर भी कार्बोहाइड्रेट फूड जब ऑक्सीडाइज होता है यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा ना एरोबिक में, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज होती है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। ये पौधों के अंदर भी हो रही है और इंसानों में भी, जाहिर है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन कब काम आ रही है जी, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड और फिर एनर्जी इज रिलीज। इट हैज़ अ लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू एरोबिक। तो ये बहुत आसान सी चीज़ें एग्जाम में आ जाती है। तो अभी हम जो है इस वीडियो को अब हमने जो है क्या करते हैं, एंड करते हैं। पूरा चैप्टर आपसे डिस्कस और एक्सप्लेनेशन कर दी है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट में बताते नहीं हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो थम्स अप और लाइक और शेयर अपने दोस्तों से ज़रूर करिएगा। एग्ज़ाम का ये पूरा चैप्टर 8 जितने क्वेश्चन आते हैं वो मैंने जो इंक्लूड कर दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।